नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर, लद्दाख में 24 घंटे पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा अहम प्रतिक्रिया तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की है, जो कि अपनी हार के बाद खामोश बैठे हुए थे। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर किया है कि उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। वो फरमा रहे हैं कि लद्दाख की लड़ाई देश की लड़ाई बन सकती है। कैसे समझा जाए इसको? देखिए, अरविंद केजरीवाल उनके मैक्सेसे ब्रदर हैं, मैक्सेसे भाई। 2018 में मैक्सेसे मिला था सोनम वांगचुक को, और उससे बहुत पहले 10 साल पहले उनके सीनियर हैं केजरीवाल। केजरीवाल को 10 साल पहले करीब मिल चुका था। तो जब हम केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल गए थे, तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अमेरिका से जुड़ी तमाम जो शक्तियां हैं, उन्होंने केजरीवाल का साथ दिया था। तो आज वही अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो हैं वो बचाने के लिए सोनम वांगचुक को भी आए। उससे पहले एक माहौल बनाना, एक चूंकि एक बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए हिंसा हुई, भले ही 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोगों की एक तरह से उन्होंने बलि दी, और 70-80 लोग घायल हुए लद्दाख में, लेह में कल। तो इस पूरी घटना को, इस संभवतः इससे ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा वायलेंस, ज्यादा नेपाल की तरह से ज्यादा विभत्स बनाने की तैयारी थी। अच्छी बात है कि प्रशासन ने समय रहते वहां पर नियंत्रण पा लिया। एक मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन था जो संभवतः चला नहीं, और अब उसको इस तरीके से सोशल मीडिया और इस तरीके के कम्युनिकेशन, जो केजरीवाल की जो भाषा है, कि मतलब ये कहना कि बेहद चिंताजनक है। भाई, बेहद चिंताजनक किस बात से? बेहद चिंताजनक तो कर्नाटक भी है, कि जहां पर आज लाखों छात्र जो है निकले हुए हैं, क्योंकि वहां पर नौकरियां नहीं निकल रही हैं, बेरोजगारी, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो वहां के लिए कोई चिंता नहीं है। लद्दाख 3 लाख लोगों की आबादी का राज्य है, मतलब एक यूटी है। 3 लाख लोगों की, 3 लाख की तो हमारे देश में जो है वो पंचायत क्षेत्र और विधानसभा भी नहीं होते हैं। 3 लाख लोगों के आबादी वाली एक स्थान के लिए आप पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हो। पहली बात तो आपकी मांग ही इनवैलिड है। आप उसमें छठवीं अनुसूची की मांग कर रहे हो, जो कि छठवीं अनुसूची की मांग ही अपने आप में इनवैलिड है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बनाई गई अनुसूची है। तो एक गलत मांग को लेकर आया हुआ एक व्यक्ति, एक बहुरूपिया, और उसका साथ देने के लिए सामने आया दूसरा बहुरूपिया। भाषा भी देखिए कि बिल्कुल वही उसी तरीके की, कि अंग्रेजों से हमने आजादी। अरे, अंग्रेजों से ही तो तुम बिके हुए हो, अंग्रेजों के ही तो तुम गुलाम हो। उन्हीं के तो आज तुम बन के पुछल्ले भारत में भारतीयों को भ्रमित करने, और भारत में फिर से वही अंग्रेज आए, एक अंग्रेज की कठपुतलियां नाचें। इसके लिए आज आप, जिन अंग्रेजों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया, जिनकी हत्याएं की, आज उनका नाम लेकर भारतीयों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल। कुल मिलाकर बात वही है कि एक सपोला दूसरे अपने साथी के सहायता में सामने आया है। कुल मिलाकर इतनी ही बात है। पर यहाँ पर ये कहना, ये मैं तो हैरान इस बात से हूँ चंद्र प्रकाश जी, कि मैंने इतने अरसे में, जब से दिल्ली का चुनाव हारे केजरीवाल छुप कर बैठे हुए पंजाब में, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट उनका मैंने नहीं पढ़ा। आप सोचिए कि इस पूरे उसमें जो उनका लबो लुबावे वो ये है कि छोटे से क्षेत्र से ये जो लड़ाई है पूरे देश में फैल जाए, यानी कि आग लगाने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी उसी खेत की कठपुतली हैं, जिन लोगों की कठपुतली सोनम वांगचुक है। अरविंद केजरीवाल, और बस उसमें सीनियरिटी का फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने एक समय तक परफॉर्म किया, और अभी सोनम वांगचुक की परीक्षा है, उस परीक्षा से गुजर रहे हैं। इसलिए वो एक एज ए सीनियर के नाते, जैसे कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है कार्यालय में, जब आप जाते हैं और आप कुछ करने का प्रयास करते हैं, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो कोई सीनियर आता है, आपकी मदद करता है। तो अरविंद केजरीवाल इस समय वही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारने के बाद भागे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पापों का रायता बहुत फैला हुआ है यहाँ पर। अब सरकारी एजेंसी, अब देखिए इसमें होता क्या है कि कोर्ट्स भी नरम है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, सरकारों पे भी पड़ रहा है, और निश्चित रूप से न्यायपालिका पे भी पड़ रहा होगा। कोई जानता नहीं कि किन किन तरीकों से, इनके तो हजार हाथ हजार मुंह है। तो कहाँ कहाँ से दबाव, कहाँ कहाँ से एक वो पड़ता होगा, कैसे इनको, मतलब एक अलग ही क्लॉज में इस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है चुनाव के समय। अलग ही क्लॉज में इनके सारे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन पे कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक न्यायिक कार्रवाई में इस समय नरमी दिखती है। तो ये व्यक्ति जाकर पंजाब में छुपा हुआ था। पंजाब में वहां पर एक मुख्यमंत्री, एक तथाकथित कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, और जो मुख्यमंत्री है वो तो
किस एक कॉमेडियन ही है और वो उसकी क्या स्थिति है सब देख ही रहा है। तो केजरीवाल अब वहां पर एक छुप के बैठे, तो अब ये अपने बंगले की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बहाना बनाया कि मैं दिल्ली में तो इसलिए नहीं रहता हूँ, मुझे दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है। अब ये जो व्यक्ति कहता था कि मुख्यमंत्री के पास तो सरकारी घर होना ही नहीं चाहिए, वो आदमी दिल्ली में घर लेने के लिए लड़ रहा है, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। उससे ज्यादा तो तुमने वकीलों को फीस दे दी होगी जितने में आप किराए पे दिल्ली में कहीं घर ले लेते। ऐसी क्या समस्या थी? 2 BHK फ्लैट एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, तुम्हारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन नहीं भैया, इसको तो महल चाहिए, इसको तो लुटियंस बंगले का चस्का लग चुका है, इसको तो शीश महल में रहने की आदत है। अब तो अब उस तरीके की इनको लग्जरी चाहिए। तो अब उस लग्जरी में अब ये लेकिन करना इन्हें क्या है? करना भारत का काम नहीं करना। अगर ईमानदारी से आप भारत का काम कर रहे होते तो आज आप भारत में शांति और कुछ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते। लेकिन आप वही काम कर रहे हो जो आपके गोरे जो मालिक हैं, आपके जो पश्चिमी शक्तियां हैं, जिन्होंने आपको इतना बड़ा बनाया है, उनका नमक का कर्ज भी अदा करना है। तो उस नमक का कर्ज अदा करने के लिए जो एक पैतरेबाजी होती है, उस पैतरेबाजी को ये कर रहे हैं। आप सोचिए कि राहुल गांधी भी लोकतंत्र बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, और इसको बचाने के लिए कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाना। ये तो जेनजी को सामने आना चाहिए, जेनजी संविधान बचाएंगे, जेनजी लोकतंत्र बचाएंगे। केजरीवाल कहते हैं देश के लोकतंत्र को बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। पहले तो उनसे पूछे कि अगर देश में तानाशाह होता ना तो वो ये लिख ना पाते जो लिख रहे हैं, अब तक अंदर हो गए होते। तो ये जो आजादी के तौर पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट उन्होंने कर डाली, ये करने लायक नहीं होते वो, अगर तानाशाही होती। अरे तानाशाही तो कहाँ चल रही है, इसी देश में चल ही रही है ना। पंजाब पुलिस को जगह जगह भेज के आज आप हम लोग बोल रहे हैं कोई भरोसा नहीं, कल परसों होते होते हमारे पास पंजाब पुलिस का नोटिस आ जाए और हमें गिरफ्तार करने की तैयारी की जाए। तो केजरीवाल इस देश में दूसरे राज्यों में जा जाकर जो गिरफ्तारियों की परंपरा है, इसी पर केजरीवाल की डाली हुई है ना। जो हिटलर शाही केजरीवाल ने दिल्ली में रहने के दौरान प्रयास किया, पंजाब में सरकार पुलिस आने के बाद जिस तरीके का कार्य किया, कर्नाटक पुलिस में जो इनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, जिस पार्टी के खिलाफ सो कॉल्ड ये लड़कर और ये नेता बनने ये व्यक्ति आज उसी पार्टी के ही बचाव में ये कार्य कर रहा है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल, खैर देखिए इसमें बात विषय वो हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। सीधी बात है कि इस पूरी लड़ाई में केजरीवाल का ये पूरा पक्ष रखना ये बता रहा है कि लद्दाख की ये लड़ाई कहीं बड़ी थी। ये ज्यादा व्यापक स्तर पर लद्दाख को एक चिंगारी, एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करके देश भर में ये देश भर को जलाना चाहते थे। और ये वहीं पर इसको केंद्र सरकार ने एक तरह से नियंत्रित कर लिया। और सिर्फ नियंत्रित ही नहीं किया, देश भी आज इनकी असली मकसद को समझ चुका है, क्योंकि देश देख रहा है कि भाई एक 3 लाख की आबादी वाला स्थान वो एक पूर्ण राज्य मांग रहा है। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी विधानसभाएं 3 लाख की नहीं होती है। तो अब ये केजरीवाल अब उस एक जो बुझ रही आग है उसमें ये अपनी तरफ से पेट्रोल डालने के प्रयास में है। पर ये जो सोनम वांगचुक है, एक्टिविस्ट बताया जाता है, और इनको मतलब जमीन भी दी गई थी कोई 7-8 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से, और फिर ये अनशन पर बैठे 18-20 महीने से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से इनका धरना जो है वो एक तरह से बेकाबू हो जाता है, अराजक फैल जाती है और अराजकता हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें अचानक से ऐसा क्या हो गया? और फिर वांगचुक जो है, इनकी भूमिका क्या है? क्योंकि इन पर ही सवाल उठ रहे हैं, इनके जो पुराने भाषण सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों को भड़का रहे थे, वहां के युवाओं को भड़का रहे थे। तो कटघरे में तो ये है ही, और इनका इतिहास अगर ये मैगसेसे से लेकर आए हैं सर, तो फिर तो इनका इतिहास केजरीवाल से मिलता जुलता ही हुआ ना। हाँ बिल्कुल वही है। देखिए हालांकि केजरीवाल को जब तैयार किया जा रहा था भारत के विरुद्ध, भारत में अराजकता फैलाने के लिए, लगभग उसी समय इनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और बस ये पिक एंड चूज का टाइमिंग दोनों का अलग है, क्योंकि केजरीवाल को बहुत पहले उन्होंने पहचान लिया था, 2006 में ही उसको मैग्सेसे मिल गया था। जब पूरे भारत में कोई उसको जानता तक नहीं था कि इस नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, तब ये सरकारी नौकरी पे छुट्टी ले लेकर नेतागिरी करता था। तो उस समय ही इसको समझ गए थे कि ये भाई भविष्य में हमारे काम का व्यक्ति है। और अंततः उसने उस जो पैसा उन्होंने उस पर फूका, जो फोर्ड फाउंडेशन के चंदे केजरीवाल को मिले, उसने उसको पैसा भरपूर वसूल कराया। अब सफल कितना रहा नहीं रहा वो तो वही जानते होंगे। लेकिन दूसरा जो है ये व्यक्ति है, अब देखिए 2009 के आसपास, मुझे अगर गलत नहीं हूं, दर्शक आपके जानते होंगे कि 3 इडियट्स फिल्म आई थी जो आमिर खान की। तो उस फिल्म को कहा गया, जबकि वो फिल्म आधारित थी चेतन भगत के उपन्यास पर, उस फिल्म में कहा गया कि ये फुनसुक वांगडू का जो चरित्र है वो सोनम वांगचुक, और एक सच में एक बहुत ही मतलब अद्भुत अध्यापक है, और वो इतने बच्चों का इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, एक बिल्कुल एक मतलब
छुपी हुई प्रतिभा, एक महान व्यक्तित्व की तरह से इसको लाया गया, जबकि उस फिल्म में कुछ ऐसा इसके जीवन से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग उस समय इसके स्कूल में, जो लद्दाख में फयांग करके कोई स्थान है, एक गांव है, वहां पर लोग गए, लोग जाकर देखते थे तो वहां घुसने नहीं दिया जाता था, ना ही वो एक किसी भी सामान्य भारत में किसी भी गांव में का जो सरकारी विद्यालय होता है, वहां के छात्र भी उतने ही प्रतिभाशाली होते हैं। छात्रों को कहीं आग लगाना, कहीं फूक, मतलब दूर से आग लगाकर कहीं और डेटोनेट करना बॉम्ब, ये सब भारत के हर बच्चे को आता है, हर सरकारी विद्यालय, हर डीएवी विद्यालय, हर केंद्रीय विद्यालय के छात्र जानते हैं। तो आपके उस स्कूल में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं था, आपको एक झूठ बनाया गया, एक झूठ आवरण बनाकर एक ऐसा कुछ एक सीन बनाया गया, और फिर ये व्यक्ति अचानक से महान बन जाता है, फिर दिल्ली के कार्यक्रमों में इसको बुलाया जाने लगता है, फिर ये आकर यहाँ पर एक महान व्यक्तित्व के तौर पर पुरस्कार पाना शुरू करता है। धीरे धीरे इसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, होते 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 इसको 2018 में इसको मैग्सेसे दिया जाता है, मैग्सेसे दिया जाता है। अगले साल ही 2019 में कश्मीर में 377, मतलब इनकी एक तरह से कहें, इनको अंदाजा था या नहीं था भगवान जाने, मुझे नहीं लगता कि अंदाजा रहा होगा, लेकिन ये शायद देख रहे थे खतरे को कि 377 जब हटाया गया कश्मीर में, सॉरी धारा 370, तो जब धारा 370 हटती है उसके साथ ही इसका असली रंग सामने आता है, ये सो कॉल्ड फुनसुक वांगडू उर्फ सोनम वांगचुक का, कि ये शुरू करते हैं अपनी कहानी की। सबसे पहले उस समय कहते हैं कि मैं केंद्र सरकार का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमको यूटी दे दिया। ये व्यक्ति 6 साल या 8 साल तक तो यूटी की यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करता रहा। जब यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बन गया और एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल गया, तो इसने बिल्कुल से एकदम रातों रात, केजरीवाल क्या पलटी मारेगा जितना इसने मारी थी, कि अगले दिन कह रहा है कि नहीं जी धारा 370 ही ठीक थी, क्या प्रॉब्लम था। फिर ये कहने लगा कि कश्मीर में जनमत संग्रह और प्लेबिसाइट होता तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर कश्मीर के लोग भारत में नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब ताकि मैं मतलब अब आप ये लग रहा था इसको कि ये गांधी बन चुका है, इसको मैग्सेसे मिल चुका था और ये महानता के उस आवरण में था, उसको लग रहा था कि वो जो बोलेगा भारत के लोग मान लेंगे। भारत के लोग समझ गए कि ये तो एक और रंगा सियार आ गया। तो ये रंगा सियार लेकिन कुछ समय तक, जैसे होता है कि काट की हांडी कुछ दिन तक तो चढ़ती रहती है, कुछ समय तक तो भाई पकता रहता है उसमें, तो ये कुछ समय तक इसका चलता रहा। लोग तमाशा देखते रहे कैसे खारदुंगला पे जाके ये वहां बर्फ में लेटता था, तरह तरह के तमाशे। मतलब ये एक ऐसा व्यक्तित्व है सोनम वांगचुक जिसके अंदर केजरीवाल की पूरी मक्कारी है, केजरीवाल की जो व्यक्तित्व की जो खूबी है, मक्कारी, जो धूर्तता, वो इसके अंदर भरी हुई है। ये योगेंद्र यादव जैसा मीठापना भी है, बहुत संभाल संभाल के मीठी मीठी बातें, देशभक्ति की बातें, बड़े प्यार मोहब्बत की बातें करता है। तो वो भी जो योगेंद्र यादव का जो मीठापन है वो भी इसके अंदर है। रवीश कुमार इसका एक और फेलो मैग्सेसियन है। तो वो जो है, वो रवीश कुमार के अंदर जो कैमरे को देखकर जो एक स्वांग करने की जो विधा है, जो एक वो इसके अंदर है। वृंदा करात इसकी बहुत बड़ी सहेली है। वृंदा करात जो सीपीएम की नेता है, वृंदा करात जो है इससे मिलने लद्दाख भी जाया करती थी, ये उनकी बहुत बड़ी सहेली है। वो जो एक अय्यारी है उस औरत के अंदर, जो एक मौके पे सबसे पहले पहुंच के, जो कई सारे कांड हैं, जब कभी हम लोग बात होगी तो हम लोग करेंगे कि वल्लभगढ़ में जो एक सो कॉल्ड जुनैद का एक बारी हुआ था कि जुनैद नाम के एक व्यक्ति को लिंच कर दिया गया, बहुत तमाशा हुआ था कुछ दिन, पूरा फर्जी मामला था। और वो पूरा फर्जी मामला कैसे रातों रात पहुंचकर इस वृंदा करात की ही देन थी वो। तो इस तरीके की जो एक होता है कि एक परफेक्ट कॉम्बो बन रहा था, और इस व्यक्ति में मतलब ठीक है, धीरे धीरे ये पका, और चूंकि छोटी जगह पे था, लद्दाख में था, दूर था, इसकी अपनी यूटिलिटी थी, समय के साथ साथ ये धीरे धीरे इसकी प्रतिभा सामने आई। और अब उसमें गांधी का थोड़ा सा, भाई गांधी के नाम पर लोग तुरंत धरना, प्रदर्शन, अनशन, भारत के लोगों में एक उसको लेके एक अलग तरह का यूफोरिया है। तो अब ये एक स्वांग था, ये वास्तव में ये एक हिंसक, एक बहुत ही अराजक और एक दुष्ट किस्म का आदमी है, जो कि अपनी उन एजेंसियों के लिए किसी भी हद तक जाकर ये कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये इस समय ये किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ये सीआईए के काम पे। देखिए, हम लोग बार बार ये इन सब बातों को बहुत खुल के बोल रहे हैं, कई शब्द बहुत हम लोग जो बात कर रहे हैं हो सकता है कोई आपत्तिजनक लगे, लेकिन कुछ चीजें अब समय आ गया है भारत में जब हम चीजों को खुलकर बहुत स्पष्ट रूप से कहें। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इस तरीके के कार्य करती हैं, जिसमें भारत को संकट में डालने का इस समय दिख रहा है सबको, हर कोई ये देख रहा है कि कुछ पक रहा है, क्योंकि जिस तरीके के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, कब तक हम पॉलिटिकली करेक्ट बने रहेंगे और कब तक हम कहते रहेंगे कि नहीं 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 सब ठीक है।
सब ठीक नहीं है। ये सब चाहे वो राहुल गांधी का ये पूरा तमाशा हो, राहुल गांधी से जुड़े हुए जिस तरीके से जेनजी का तमाशा शुरू किया, फिर अचानक से जेनजी इसके शब्दों में आ गया और ये फिर जेनजी का ये तमाशा लेकर और लद्दाख को जलाने का प्रयास करता है। लद्दाख में कल जो हुआ है भाई, वहां पर एक टूरिज्म स्टेट है, वहां पर एक वहां के पर्यटक क्या पिछले अगले 6 महीने तक के लिए, मतलब ये लास्ट सीजन चल रहा होता है, सितंबर का समय है, अक्टूबर के बाद वहां टूरिस्ट नहीं आते, 2 महीने बचे हुए हैं, तो आखिरी एक कमाई का सीजन था, उसके बाद सर्दी आ जाती है, उसके बाद टूरिज्म ऑलमोस्ट वहां पे एक डल सीजन शुरू हो जाता है, फिर 6 महीने तक लद्दाख में कोई टूरिस्ट नहीं आते। तो इस पूरे 6 महीने की जो बुकिंग्स कैंसिल होगी, जो लद्दाख के जनता के पेट पे जो चोट पड़ेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये चाहता ही यही है कि इस सबको करके लद्दाख को एक संकट में डाले ताकि इसकी दाल गल सके। आप बिल्कुल, जैसे पहलगाम हमला हुआ उसके बाद आप देखो कैसे पाई पाई को मोहताज है इस वक्त वहां पर कश्मीरी, जो वहां पर रोजगार जिनको मिला हुआ था टूरिस्ट के आने से, होटलों में बुकिंग हो रही थी, बिल्कुल वही हाल अब लेह लद्दाख का होने वाला है। टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? और फिर आपने जैसे केजरीवाल का कनेक्शन बताया, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि जितने भी मेगासेसे अवार्ड विनर हैं हमारे देश में, वो सबके सब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट ही क्यों होते हैं सर? उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो प्रो गवर्नमेंट हो, प्रो भारत की बात करता हो, मोदी सरकार की बात करता हो। ऐसा क्यों है? क्या ऐसे लोगों को चुन चुन कर मैगसेसे मिलता है जिनसे ये पता चले कि आगे चलकर ये अराजकता फैला सकते हैं, कुछ ना कुछ देश के खिलाफ कर सकते हैं? क्या ये माना जाए? मुझे तो यही दिख रहा है फिलहाल। किसने कहा कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं? बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट नहीं होते। जिनको भी मैग्सेसे मिलता है वो पूरी तरह से प्रो गवर्नमेंट होते हैं, बस गवर्नमेंट अलग होती है, यूएस गवर्नमेंट होती है। क्योंकि देखिए, हमें जब हम समझेंगे कि मैग्सेसे अवार्ड है कौन, हम लोग भारतीयों के साथ समस्या क्या होती है, हमें पद्मश्री पद्म विभूषण उतने अच्छे नहीं लगते। हमें कोई अगर गोरे के नाम पर अगर कोई अवार्ड है तो हमें लगता है कि जरूर बड़ा होगा, कोई बुकर अवार्ड, कोई नोबेल अवार्ड, कोई मैग्सेसे। जब मैग्सेसे का तमाशा शुरू हुआ था देश में, ये बड़ा पुराना खेल है, आज से नहीं है। 50 से ज्यादा लोग भारत में मैग्सेसे लिए बैठे हुए हैं। हमारे देश में इस समय लगभग 50 लोग हैं जो मैग्सेसे लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप इन सब की हिस्ट्री रिकॉर्ड निकालिए तो आपको समझ में आएगा कि ये एक लैंडमाइन है, जो एक देश, एक जो लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे देश में आप कैसे बारूदी सुरंगें फैला बिछाते हैं। इसमें कुछ सक्रिय हैं, कुछ स्लीपर सेल्स हैं। अब इसमें कुछ नाम बड़े विवादित हैं, मैं उनको इसलिए कह के उनसे पल्ला झाड़ लेता हूं कि भैया हो सकता है कुछ लोग सही हों, उनको धोखे से किसी गलतफहमी में उन्होंने चुन लिया हो और दे दिया हो। जैसे कि किरण बेदी का नाम आता है, अरुण शौरी भी हैं जो कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं किसी को चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना चाहूंगा कि ये भला अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। कई बार होता है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ अच्छे लोगों को भी दिया जाता है और उसी बीच में कुछ अपने लोगों को भी ऐसे करके दिया जाता है जो उनके उस वो मतलब एक अच्छे व्यक्ति का चेहरा दिखाकर आप एक बुरे व्यक्ति को वैलिडेट कर देते हो, उसको आप वैधता प्रदान कर देते हो। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले करीब, मैं अगर हो सकता है मेरे आंकड़ों में कुछ गलती हो सकती है, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद करीब करीब 8-10 साल बीता और भारत में अब गांधी जी का एक जो खुमार था वो उतर रहा था। गांधी जी जो है वो, भाई गांधी जी की हत्या हो गई, तो अब गांधी जी के बाद कौन हो जो भारत को, भारतीयों में अहिंसा और बदले की भावना नहीं, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अगर कोई बलात्कार करे तो दांतों में जीभ दबा के कट के मर जाओ, लेकिन कभी भी अपने ऊपर हमला करने वाले, अपने के लिए बुरा सोचने वाले के प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना मत लाओ, अहिंसा होती है। गांधी जी की अहिंसा तो यही थी ना। गांधी जी की अहिंसा वो गीता वाली अहिंसा नहीं थी जो भगवान कृष्ण ने अहिंसा की परिभाषा दी थी कि भाई कि अन्याय सहना किसी ज्यादा बड़ा पाप है अन्याय करने के मुकाबले। गांधी जी की अहिंसा ये कहती थी कि नहीं, अन्याय सहना है और सहते जाना है, बार बार सहना है, और कभी अगर उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो अच्छा, नहीं वरना मर जाओ ना। तो गांधी जी की उसी अहिंसा की नीति का परिणाम था कि एक समय तक इस देश में एक बुखार था, एक खुमार था लोगों को, गांधी जी को लोग मानते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर वो गांधी जी का धीरे धीरे आगे भी कोई गांधी चाहिए क्योंकि ताकि वो बना रहे, तो एक अब थोड़ा फिर से एक विवादित नाम, फिर से मैं कहूंगा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों को कुछ नहीं कहना चाहूंगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे आए और उन्होंने कहा भूदान आंदोलन, गोदान आंदोलन, दुनिया भर के उन्होंने ये सब आंदोलन और अहिंसा और सारी दुनिया गांधीवादी का रायता फैलाया। लोगों ने उनको फॉलो किया, ठीक किया, गलत नहीं किया होगा लोगों ने। लेकिन अब उस व्यक्ति को आपने दिया भाई 1800, हाँ 1958 या 57 होगा, दोनों उसके आसपास वो मैग्सेसे अवार्ड लेकर आते हैं।
अच्छा, समस्या क्या है कि अगर आप अहिंसावादी हो, अगर आप इतने बड़े शांतिवादी हो, तो आप किसके नाम का पुरस्कार मिल रहा है, अगर आप चेक करोगे ना कि मेरे नाम पर अगर कल को कोई हिटलर पुरस्कार या कोई स्टालिन पुरस्कार या किसी खूनी दरिंदे के नाम पर कोई पुरस्कार मिलेगा, तो क्या मैं लेने जाऊंगा अगर मुझे वो आप पुरस्कार दोगे, चाहे भले कितनी बड़ी राशि दो आप उसके नाम। भाई रेमन मैग्सेसे कौन है? फिलीपींस का एक तानाशाह था। फिलीपींस को करीब भारत के आसपास ही फिलीपींस 46-47 में ही स्वतंत्र हुआ था। ये वहां पे अमेरिका का उपनिवेश था। वो अमेरिका जब वहां पर छोड़ के जा रहा था तो उन्होंने भारत में जैसा ब्रिटिशर्स ने किया, अपने कठपुतलियों को यहाँ पर बिठाया, मतलब काले अंग्रेजों को बिठाया, वैसे ही वहां पर उन्होंने एक फिलीपींस के नागरिक रेमन मैग्सेसे को बिठाया, और रेमन मैग्सेसे के हाथों वहां पर उसने, अमेरिका ने वहां पर हर असंतोष, जिस व्यक्ति ने भी उस अमेरिकी अधिपत्य और चर्च के अधिपत्य के को चुनौती दी, उन सबको बहुत बेरहमी से मारा गया। मतलब आप इसको जाकर आप चेक करें, आपको मिलेगा कि उस वक्त फिलीपींस की जो जनसंख्या थी उसके करीब करीब 15 से 20% लोगों को रेमन मैग्सेसे ने बेरहमी से कत्ल कराया। अब चूंकि छोटे देश हैं, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, उस जमाने में तो वैसे भी नहीं होती थी, ऊपर से अमेरिका की सरकार के नेतृत्व में अगर आप कर रहे हो तो अमेरिका का कराया नरसंहार तो कभी नरसंहार माना नहीं जाता है, वो तो सिविलाइजेशनल सुधार माना जाता है कि आप वहां पर कुछ अच्छा ही कर रहे होगे इसलिए आपने नरसंहार किया है। तो जी। बेसिकली उन्होंने वहां पर एक नरसंहार पड़ा हुआ, और उसके बाद जब वो मर जाता है करीब कुछ उसी के आसपास, तो उसके नाम पर रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, दो संस्थाएं हैं जो कि अपने आप को मानवतावादी संस्थाएं बताती हैं, अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन संस्थाएं बनाती, किस तरीके की आपके दर्शक जानते होंगे, अक्सर उनका नाम सुनते हैं। तो ये दोनों संस्थाओं ने इनको, एक अमेरिका की ये दोनों संस्थाएं, वहां पर इन्होंने रेमन मैग्सेसे के नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया, और ये पुरस्कार दुनिया भर में उन्हीं को दिया जाता है जहां पर अमेरिका, खासतौर से एशिया के, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, और उन जहां पर ये वहां पर ये अपने सांपों को, अपने इन सो कॉल्ड लैंड माइंस को बिछाना होता है। कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, ये मैं फिर से अपना एक बिल्कुल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, जितने भी लोगों को मैग्सेसे से मिला, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो ज्यादातर दिख रहे हैं वो कुछ इसी तरह की प्रकृति के दिखते हैं, जिनको कि ये लगता है कि देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। पर ये जो सोनम वांगचुक है, ये तो फरवरी महीने में पाकिस्तान भी गए थे, कह रहे हैं कि मैं पर्यावरण के लिए गया था। और जो मैग्सेसे अरविंद केजरीवाल को मिला था, वो भी कुछ, मैं तो, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए मिला, पानी के लिए कुछ किया था उन्होंने, कुछ ऐसा है। तो ये जो पाकिस्तान गए थे, उसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है सोनम वांगचुक का? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो मैग्सेसे मिला था वो बहुत अद्भुत कैटेगरी में मिला था, पानी के लिए नहीं मिला था, वो मिला था इमर्जिंग लीडर। 2006 में ही उन्होंने पहचान लिया था कि वो भारत के उभरते हुए नेता है, जिस समय भारत की जनता उनको जानती भी नहीं थी, तो उस समय ही वो उभर चुके थे, उनकी नजर में पहचान लिया था, उनको पता था कि ये हमारा एजेंट काम आएगा आगे चल के। दूसरा, ये जो है सज्जन, ये इन्होंने कुछ, इनको टीचिंग और पब्लिक सर्विस वगैरह कैटेगरी में इनको दिया गया था। इनकी विशेषता है, इनको आपको समझना होगा हमें कि ये, इनके बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। ये आए थे तो सबसे पहले हमें पता था कि हम्बल टीचर, एक, मतलब एक टीचर कैसा होता है, बेचारा होता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, छोटी छोटे सपने होते हैं, छोटा छोटा उसका सब कुछ होता है। तो वो बेचारा अध्यापक था बस, और एक बड़ा प्रतिभाशाली बच्चों को तैयार कर रहा था, देश की आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहा था। फिर अचानक ये साइंटिस्ट हो गया, फिर पता चला ये मैकेनिकल इंजीनियर है, एनआईटी श्रीनगर से इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। फिर इनके बारे में और इस तरीके की धीरे धीरे बहुत सारी सूचनाएं कि साइंटिस्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने करीब एक तमाशा मचाया था कि मैंने एक, उस समय मीडिया में, आप चैनलों पे आपको याद होगा, रिपोर्ट हुई थी 2000 कांग्रेस के समय में ही, 2014 से पहले की बात, कि इन्होंने एक आइस स्तूपा का आविष्कार किया है, आइस स्तूप, बर्फ का स्तूप। तो जो लद्दाख के वो क्षेत्र हैं, अक्टूबर नवंबर के बाद जब वहां पर तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, तो वहां पर पानी जम जाता है, पानी के पीने की समस्या होती है, लोग जाते हैं दूर से बर्फ लाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तब इसके अलावा लद्दाख में एक बहुत एक आवश्यकता, केरोसिन, केरोसिन के बिना काम नहीं चलता वहां पर जीवन लोगों का। राहुल गांधी का प्रिय केरोसिन, जो पूरे देश में छिड़का हुआ है, बस तीली लगाने की देर है। तो वो सज्जन ये क्या करते थे कि आइस स्तूपा का इन्होंने तमाशा किया कि हम एक तरीके से एक पानी को स्टोर करने के लिए पानी का हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाएंगे,
और उसमें से बर्फ तोड़ तोड़ कर आप जाइए, और जब धीरे धीरे पानी ड्रॉप होता रहेगा और आप अपना घड़ा भर लीजिए, अपना बाल्टी भर लीजिए। ये एक फ्रॉड था, ये एक फ्रॉड था जो उस वक्त सारे चैनलों ने, सारे उन्होंने दिखाया और बताया कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए हैं सज्जन, इनका नाम है सोनम वांगचुक, जिन्होंने एक बनाया और इससे वहां की पूरी पानी की समस्या ही हल हो गई है लद्दाख की। अगले साल पता चला वहां पे आसपास के गांव में सूखा पड़ गया, क्योंकि आप जो ग्लेशियर से पानी आता है उसकी एक लिमिट है, आप इसमें इस तमाशे में करके पानी दूसरी तरफ ले जा रहे हो। इन्होंने उस वक्त, चूंकि मीडिया का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, सरकार का सपोर्ट मिल रहा था, इन्होंने पूरा तो वहां पर जो हिल काउंसिल है, हिल काउंसिल ने इनको वार्न किया, इनको बैन किया कि अगले साल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इस बेवकूफी के चक्कर में 5 गांव में सूखा पड़ गया, वो बेचारे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनका कैसे हम निकालेंगे। तो टैंकर लगा लगा के उनका जीवन बचाया गया था। ये उस स्तर का गैर जिम्मेदार और एक, देखिए एक भारत का दुर्भाग्य है कि हर ऐसे बहुरूपिये को कुछ ना कुछ समर्थक मिल जाते हैं। जो क्यों मिलते हैं इस देश को मतलब सोचना पड़ेगा कि आज भी हम दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर लोग व्यावहारिक समस्याओं में जूझ रहे हैं, वहां केजरीवाल भी जरूरत पड़ने पे 1000-2000 तो समर्थक अपने बटोर ही लेता है। तो लद्दाख में इसने भी बटोर लिए वहां के लोगों के पेट पे लात मारकर भी। तो इस एक तरीके से इसने ये फ्रॉड अपना उस समय से इसने फैलाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा देखिए इसने एक चीज ये किया कि जब जब 2000 जब धारा 370 हटती है, तो भाई अब अलग यूटी बन गया, अलग आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, अब आपको हर चीज के लिए कश्मीर का मुंह नहीं देखना है, श्रीनगर का मुंह नहीं देखना है, अब आपके पास आपका शासन होगा। तो इसने स्वांग फैलाना शुरू किया कि हमको कि अब टूरिज्म आएगा और कंपनियां आएंगी। इससे पहले तो आप रो रहे थे कि सड़कें नहीं है हमारे यहाँ, इससे पहले रो रहे थे कि हमारी इतनी बड़ी लद्दाख के पूरे रीजन में एक भी ढंग का कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी तो छोड़ दो, कॉलेज नहीं है। केंद्र सरकार ने इनको वहां पर एक जमीन दी, लगभग 130 एकड़ के आसपास एक जमीन दी, और कहा कि आप अपनी, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी भी सांपों को दूध पिलाने में किसी से पीछे तो रहते नहीं है, ये भी समय उसको एक लंबी रोप देते हैं, एक इनका भलमनसाहत कह सकते हैं, क्योंकि शायद ये किसी के अंदर ये आशा करते हैं कि शायद अगर ये भी गया है तो शायद इसके अंदर का ईमान जागे, चलो ठीक है हम इसको कुछ देते हैं और क्या पता ये कर ले अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो इसको केंद्र सरकार ने वहां पर 130 एकड़ जमीन दी, बहुत बड़ी एकड़, मतलब बहुत बड़ी भूमि, एक प्लेन एकड़ अच्छी यूजेबल लैंड, और उस लैंड को इसने घिरवाया, और घिरवाकर जो उसमें 14 करोड़, मात्र 14 करोड़, उसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा थी, 14 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास जमा करने थे। उस यूनिवर्सिटी के नाम पर इसने दुनिया भर से अपनी फंडिंग बटोरनी शुरू कर दी। एफसीआरए के अंतर्गत इसके पास तमाम दुनिया भर के पैसे धकाधक आना शुरू हो गए, और उन पैसों को ले लेकर ये बैठा रहा, ना किसी चीज का हिसाब दे रहा है, ना यूनिवर्सिटी की एक ईंट बनी, और आगे झूठ बोलता है कि नहीं वो तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई क्योंकि यूटी जब बना था, यूनियन टेरिटरी बना था, तो रूल्स फिक्स नहीं हुए थे। अरे गधे, एटलीस्ट तो अप्लाई तो, मतलब एटलीस्ट क्षमा चाहूंगा मैं, मतलब कम से कम यूनिवर्सिटी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई तो करो। तो कैसे अध्यापक हो आप? मतलब अध्यापक छात्रों को यही तो कहते हैं ना, जो शब्द मेरे मुंह से निकल गया, तो एक छात्र के तौर पर हम अध्यापकों के लिए भी ऐसी जो है अध्यापक इस तरीके की हरकत, इन्होंने अप्लाई तक नहीं किया विश्वविद्यालय बनाने के लिए, और वो जमीन पे ये बैठे हुए थे कुंडली मारकर। 2025 में जब मोदी जी ने कहा कि अब बहुत समय हो गया अब आपको, और उस कंडीशन में पहले से था ये डिफाइन कि अगर तय समय में ये जमीन नहीं हुई तो उससे पहले ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे सरकार पे। इनका पूरा ये था कि सरकार दबाव में आ जाए और ये जमीन हमको दे दे। जब सरकार दबाव, मोदी जी कम से कम इस मामले में तो मोदी जी का हिसाब किताब पक्का है कि भैया तुमको काम जब तक कर दिया था तब तक तो ठीक है, जितनी आपको लंबी रस्सी मिल रही है मजे ले लो, लेकिन जिस दिन खींचेंगे उस दिन वही रस्सी आपकी फांसी बनेगी। तो उन्होंने रस्सी खींच दी और अब अल्टीमेटली उनसे जमीन वापस ले ली। सारी तिलमिलाहट, सारा छटपटाहट वही है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान में कौन सा पर्यावरण का काम होता है? वहां पर्यावरण के बारे में कोई जानता भी है या नहीं? वहां तो सिर्फ आतंकवाद होता है। हाँ देखिए, ये एक प्रश्न है, ये इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है इन चीजों से कि ये पाकिस्तान से प्रेम इनका क्यों है। क्योंकि जब धारा 370 हटा तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे शुरुआती व्यक्तियों में थे जिन्होंने स्वागत करने के दूसरी ही रात, तीसरी रात इन्होंने शुरू कर दिया स्वांग कि धारा 370 ठीक था, ऐसी कोई समस्या नहीं, प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो इनके कुछ ना कुछ पर्यावरणीय इंटरेस्ट जो थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। ये कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, ये कुछ इनका पर्यावरण जो था वहां से जुड़ा हुआ था। तो अब आप पर्यावरण तो आड़ होती है ना, ये तो सारे जितने ये सीक्रेट एजेंट्स होते हैं इनका काम करने का तरीका होता है, ये या तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं या पर्यावरण एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ जो बच जाते हैं वो लेबर और इस तरीके के काम करते हैं। तो ये वो संभवतः वही वो कांग्रेस के एक नेता है ना जो
लोकसभा में उपनेता है विपक्ष के गोगोई, वो भी तो पाकिस्तान कुछ यही सब करने के लिए जाते थे ना, जब उनकी पत्नी वहां पर पाकिस्तान की सरकार में कुछ काम वाम कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला भी चुप नहीं बैठे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वहां की समस्या को समझना चाहिए, वहां के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, और सरकार ऐसे ही हर बात में कह देती है बाहरी हाथ है, बाहरी हाथ है। एकदम से पाकिस्तान को या दूसरी किसी भी एजेंसी को जो भारत में अराजकता फैलाने के काम में इस वक्त लगी हुई है, रिजीम चेंज के काम में लगी हुई है, उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करो, उन्होंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, और जो कहते थे कि आर्टिकल 370 हम घाटी में वापस लाएंगे, चाइना हमारी मदद करेगा, वो इस मुद्दे पर ये सब बोल रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ही वो व्यक्ति हैं जिनके पूरे, मतलब फारूक अब्दुल्ला से ना शुरू करें बल्कि हम शेख अब्दुल्ला से शुरू करें भाई। जब ये तीनों जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख एक हिस्सा थे, एक वो थे, तो सब कुछ जो संसाधन केंद्र से आता था वो खर्च होता था कश्मीर पे। उसके बाद दूसरा जो बचता था वो जाता था जम्मू, और तीसरे नंबर पे जो थोड़ा बहुत टुकड़े, बाकी उनका अपना टूरिज्म से काम चल जाता था, तो वो थोड़ा बहुत मिल जाता था। आप मोदी सरकार आने से पहले का अगर आप लद्दाख गए हैं तो आपको ध्यान होगा कि सड़कें नहीं थी। ये सब कुछ शुरू हुआ है 2015 के बाद। सड़कें बनी, पुल बने, उससे पहले तो जो दुर्गति थी वहां के टूरिज्म की, वो जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है। तो ये यही फारूक अब्दुल्ला और यही फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और यही फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र, इन्हीं के इसका शासन था जब ये लद्दाख को एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसाते थे। आज ये कह रहे हैं बात कर लो, तब तो ये बात भी नहीं करते थे। तो ये इनका असली चरित्र है। और आपको याद होगा चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी भी पिछले साल लेह लद्दाख गए थे, वहां की सड़कों पर कैसे बाइक चला रहे थे, साथ में जो लोग गए थे वो भी बड़े संदिग्ध बताए गए थे। बाद में इन्होंने वहां भाषण भी दिया था जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इन्होंने भी वहां के यूथ को एक तरह से भड़काने का ही काम किया था वहां खड़े होकर, जबकि हर कोई जानता है लेह लद्दाख कितना सेंसिटिव एरिया, बॉर्डर एरिया है। देखिए, लद्दाख गए थे वो, और लद्दाख में जो उनका पूरा मिशन था वो तो बड़ा स्पष्ट था उस समय। उन दिनों आपको याद होगा कि ये चलता था कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, चीन हमारी जमीन हड़प ली। अब धीरे धीरे, अब उस बारे में धीरे धीरे ये बात करना इन्होंने लगभग बंद कर दिया है। तो चीन ने हमारी जमीन ले ली, इस चीज को वैलिडेट करने के लिए, कहलवाने के लिए भी ये सोनम वांगचुक को ही ले आए थे। सोनम वांगचुक ही वो व्यक्ति था जो जाकर कहता था कि नहीं जी, हम तो पैदल जाएंगे और उन क्षेत्रों में दिखाएंगे कि अच्छा, सबसे पहले राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने, सेना को डिस्क्रेडिट करने, सेना को बगावत कर देना चाहिए टाइप की जो बातें करते रहते हैं राहुल गांधी, बिल्कुल उसी लाइन पे ये आदमी भी बोल चुका है। ये आदमी कहता है कि देखिए, जिन गुरखाओं ने हमारे लिए खून बहाया, वो गुरखाओं को अग्निवीर योजना आने के बाद अब वो तो उनको सैनिक बनाया नहीं जा रहा है, तो वो जाकर चाइना के लिए लड़ेंगे। फिर इसी तरीके से पंजाबियों के साथ देखिए कितना, सिखों के साथ कितना बुरा हो रहा है। देखिए जी, हमारे गुरखा, हम तो बड़े वीर सैनिक होते हैं, हम तो भाई वीर सैनिक होते हैं, लेकिन तुम कौन हो? वीर सैनिक तुमसे ही लड़ने के लिए तो वीर सैनिक होते हैं, तुम्हारे जैसों से लड़ने के लिए ही वो लद्दाख के लोग वीर सैनिक होते हैं। तो तुम बता रहे हो कि जी हमने तो इस देश के लिए इतना खून बहाया और हम तो सैनिक हैं, और हमारे साथ देखो क्या हो रहा है। जब आप इस तरीके से करके अपने आप को सेना का प्रतिनिधि बना रहे हो, सेना की अलग डिसिप्लिन है, आप सेना में बेसिकली लोगों के अंदर एक असंतोष, सेना को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ये एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो ये वो काम ये कर चुका है। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने गलवान की उस थ्योरी को वैलिडेट कराने के लिए इसी को कहा था, और ये कहते थे कि हम जाकर कैमरे से दिखा दें, अगर राहुल गांधी झूठ के गलत कह रहे हैं तो वो दिख जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अरे भाई, उन स्ट्रेटेजिक जोन में आप अपने देश की सेना की बात नहीं मानोगे, आप कैमरा से लोग जाए पहचान जाएंगे कि ये गलवान वैली है। भाई, कोई भी जमीन का खाली प्लॉट आप दिखा दो और कह दो कि भैया ये तो यहाँ तक हम, मतलब आप क्या जाकर वहां पर कौन सी थ्योरी, कौन सा नया स्वांग करोगे आप भी। मतलब आपका तो पता चल रहा है कि अगर कभी केंद्र सरकार इनकी बातों में आकर इनको भेज देती उस तरीके के गलवान वैली में दिखाने के लिए, तो ये वहां पे नई नौटंकी करता है, ये उसी वक्त इसकी प्रतिभा सामने आ जाती। तो ये बेसिकली राहुल गांधी की उस वक्त की थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए ही ये चला था। वो कर नहीं पाया था, सेना समझ गई थी शायद। और दूसरा, चीनी कनेक्शन की बात भी होती है सोनम वांगचुक को लेकर, पाकिस्तानी कनेक्शन की बात होती है मैगसेसे को लेकर, जो अमेरिका का खुफिया तंत्र है उसकी भी बात होती है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वो एक आर्टिकल लिखती है एक अखबार में जो ज्यादातर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडे के लिए ही जाना जाता है, और उसमें वो पैलेस्टीन को लेकर मोदी सरकार को टारगेट करती है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं कि जिनके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी। तो ये जो टाइमिंग है,
लेह में हंगामा, देश भर में अलग अलग जगहों पर हंगामा हो रहा है, सड़कों पर उतरी हुई है एक जमात पोस्टर्स लेकर, और फिर ये सारी बयानबाजी, और उसके बीच में सोनिया गांधी का ये आर्टिकल। देखिए, वही बात है जैसा मैं शुरुआत में कही, ये बात हम ही नहीं बल्कि कई लोग कह रहे हैं, दिख रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, सहज बुद्धि का व्यक्ति समझ सकता है कि ये इनको ये रहा है कि पिछले चुनाव में मोदी सरकार बहुमत से थोड़ा पीछे छूट गई है, थोड़ा तो कमजोर है। तो अब हथौड़ा, अगर अब हम वार करें, अगर हम अब फिर से वैसा ही 19 जैसा सीन क्रिएट करें, तो हम इस सरकार को गिरा सकते हैं। तो इनके अंदर चूंकि भारत की जनता का समर्थन नहीं है, तो जब आपके पास जनता का समर्थन नहीं है, तो आप उन सारे बाहरी शत्रुओं से हाथ मिलाओगे, और उन बाहरी शत्रुओं में जो है वो एक सार्क बनवाने के लिए घूम रहा है वहां पर बांग्लादेश वाला। इसी तरीके से सोनिया गांधी यहाँ पर आपके आर्टिकल लिख के कह रही हैं कि जी फिलिस्तीन की तरफ चले जाओ। फिलिस्तीन, भाई भारत इस समय एक अजीब दौर, मतलब दुनिया एक डिप्लोमेसी एक विचित्र मोड़ पे है कि जहाँ अमेरिका आपका सहयोगी भी है और नहीं भी है, जहाँ इजराइल आपका सहयोगी भी है भी और नहीं भी है, जहाँ पाकिस्तान के साथ चीन के साथ आपको धंधा भी करना है और चीन आपका कभी भी पीठ पे वार कर सकता है। तो डिप्लोमेसी तो ऐसे ही काम करती है कि कब आपका कौन शत्रु है और कब आपका कौन मित्र है, आपके मतलब इसको अभी तय करना बड़ा आसान नहीं है। तो भारत की सरकार पिछले, जब से मोदी जी आए हैं, उनका एक ही है कि भाई हमारे लिए विदेश नीति का मतलब है भारत का हित। भाई भारत की जनता का हित जिस काम में होगा हम वो काम करेंगे, हम उस देश से मिलेंगे, हम उस देश के साथ समझौता करेंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। और ये इसमें कोई बड़ी स्पष्टता है, इसमें बात कहने में कोई समस्या नहीं है भाई कि हम जो इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है। तो जब आप ये काम करते हो तो आपको पता है कि भाई फिलिस्तीन सिर्फ एक देश नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए 57 इस्लामी मुल्क भी हैं। चूंकि अभी फिलिस्तीन ने, इसराइल ने जो है कतर पे मारा, उस कतर को मारा जिस कतर के साथ आपकी एनर्जी सिक्योरिटी का एक लॉन्ग टर्म डील है। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं कतर से जुड़ती हुई है। तो भाई जब इसराइल जब कतर पे हमला करेगा तो हमको कतर का साथ देना पड़ेगा, एटलीस्ट बयान तो जारी करना ही पड़ेगा। तो सोनिया गांधी इस समय, जिस समय अब इसराइल अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ता है, वो ना तो अमेरिका की सुनता है और भारत की तो कतई नहीं सुनता है। भारत कहेगा भी तो क्यों सुनेगा, तो भारत कह के अपनी जवान हल्की क्यों करे। तो भारत, सीधी बात है कि भारत अपने हितों के हिसाब से बात करेगा। भारत ने अपने हितों की बात की कि भाई कतर पर हमला करना या किसी पे भी इस तरीके का हमला करना ठीक नहीं है, शांति होनी चाहिए। तो भारत एक, लेकिन सोनिया गांधी चाहती क्या है? सोनिया गांधी नहीं, बल्कि सोनिया गांधी जिन शक्तियों के लिए भारत में काम कर रही हैं, वो शक्तियां चाहती हैं कि भारत की सरकार को मजबूर किया जाए, नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जाए कि इन दो लोग, फिलिस्तीन और इजराइल में से किसी एक को वो चुने, और किसी एक को चुने ताकि दूसरी शक्ति से वैर हो जाए। अच्छा, तो एक शक्ति अगर भारत फिलिस्तीन को चुन लेगा तो फिलिस्तीन तो वैसे भी कभी सगा नहीं हुआ है, कश्मीर के मुद्दे पे वो हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, इस्लामी मुल्कों ने कभी भारत का साथ नहीं दिया है। तो हम इजराइल से भी हाथ खाएं और मतलब खाली करें। तो कुल मिलाकर भारत को एक संकट में, इनकी दृष्टिकोण कोई रचनात्मक नहीं है, ये भारत के शत्रु हैं। ये जितने भी जिस तरीके के रवैये, ये जो बातें हो रही है, ये राजनीतिक रूप से दिखाने का प्रयास होता है। चैनल मीडिया सब ऐसे दिखाते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इंस्टेंस है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेंस नहीं है। सोनिया गांधी क्या कर रही हैं वो जानती हैं, वो किसके लिए कर रही हैं वो भी जानती हैं, भारत की एजेंसियां भी जानती हैं। और ये सोनम वांगचुक, केजरीवाल, फिर इस तरीके के जितने भी ये मैक्सेसीए वाले हैं, ये सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस देश के विरुद्ध वो खुलकर एक स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं। अब हमको तय करना है कि हम इसको सिर्फ राजनीति मानकर हल्के में जाने दें, या हम अपने देश की सुरक्षा के लिए इन शत्रुओं का को पहचाने कम से कम। और मतलब जी, बिल्कुल पहचानने की जरूरत है, क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और ताजुब तो इस बात का होता है कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, पकड़ पकड़ कर उनको जलाया जा रहा था, टांगा जा रहा था, उस वक्त तो सोनिया गांधी को आर्टिकल लिखने की नहीं सूझी। लेकिन आर्टिकल अब लिख रही, जब फिलिस्तीन को लेकर यूएन में भारत ने एक स्टैंड भी दिया है कि हाँ 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, उस पर भारत ने मोहर लगाई है, उस वक्त वो ये आर्टिकल लिख रही हैं। और कहीं ना कहीं अब देखो कि अभी जो लद्दाख में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं। तो आप सोचिए किस तरह से भड़काया गया उन बच्चों को जो सड़क पर आए और उन्होंने इस तरह से आगजनी की। बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने समय रहते इस मामले को यहीं पर रोक लिया है। और लेकिन जो भड़काने का काम हमारे राजनेता हैं वो सबके सब लगातार कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ देश में हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, वो एक प्रयोग है, सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसलिए हम सबको आंख कान खोल कर रखने की जरूरत है।
आपने सत्य प्रकाश जी बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।